फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हम सभी ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है, तो आप सभी चैप्टर का नाम नोट करिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति। तो याद रहेगा सभी को, चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए। अब जब इससे पहले हम सभी ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक चीज आपको बताई थी कि जब 1D मोशन होती है, वन डायमेंशन में, जैसे स्ट्रेट लाइन या ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ, ग्रेविटी के अंदर मोशन हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, या ग्रेविटी की कंडीशन में फॉल की कंडीशन हो, नीचे आने की कंडीशन, तो ये 1D मोशन में आता है। लेकिन जब कभी बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, 2D मोशन। 2D का मतलब टू डायमेंशनल, हिंदी में कहते हैं द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन होता है, किसमें दो डायरेक्शन में मोशन होगी। तो आप इसकी डिफिनीशन नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन, इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन इन विच linear velocity remains constant and vertical velocity always changes। हिंदी में लिखेंगे प्रक्षेप्य गति, एक 2D मोशन है, मतलब द्विविमीय गति है, जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी remain same and vertical velocity changes। तो डिफिनेशन से आपको पता होना चाहिए, इसे याद नहीं करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। कभी प्रोजेक्टाइल मोशन आए तो पहले से टू डायमेंशनल मोशन होती है, और इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब क्षैतिज वेग हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ऊपर की तरफ गति, वो हमेशा चेंज होती रहती है। अब कैसे चेंज होगा, इसके बारे में डायग्राम बना के नोट करते हैं। तो आप सभी इसमें इतना पॉइंट नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू डायमेंशनल मोशन, और इसे कहीं कहीं पर 2D को प्लेन मोशन भी लिखा रहता है। प्लेन मोशन मतलब हिंदी में समतल गति। याद रहेगा सभी को कि प्रक्षेप्य गति को टू डायमेंशनल मोशन या प्लेन मोशन भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शनल में पूछा जाता है क्वेश्चन एयरफोर्स में, नेवी में, कि प्रक्षेप्य गति कैसी गति है। ऑप्शन में दे देगा एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा हमेशा 2D मोशन, जिसे हम प्लेन मोशन कहते हैं, वही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रहेगा सभी को। अब आते हैं इसके डायग्राम पे। डायग्राम कैसे बनेगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन सभी के बारे में स्टडी करना है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। सपोज करिए एक्स डायरेक्शन है, किसी बॉडी को हमने फेंका, ये वाई एक्स है, किसी बॉडी को हमने यहाँ ओ से थ्रो किया। बॉडी कुछ टाइम के लिए, जब हम किसी पत्थर को ऐसे फेंकते हैं तो कुछ टाइम के लिए ऊपर जाएगा, फिर एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, हाइट के बाद धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। यही तो होगा। सपोज करिए हमने जो एंगल फेंका था, थीटा था, वेलोसिटी जो हमने इसे दी थी, यू वेलोसिटी थी इसकी। अब हमने वेक्टर के रिजोल्यूशन में बताया था कि कोई वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होता है क्षैतिज घटक, जिसकी वैल्यू आएगी यू cos थीटा। एक आती है वर्टिकल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू आएगी यू sin थीटा। फिर बॉडी यहां पर पहुंच गई, फिर ऐसी बॉडी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, ऐसे यहाँ पर, यहाँ पे, और फाइनली ग्राउंड लेवल पर आ जाएगी, जहां से हमने फेंका था, फिर वहीं पर आ जाएगी। यही तो है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आप सभी ने पत्थर को फेंका होगा, या आप सभी कहे जब धनुष से
बाण चलाते हैं उस कंडीशन में भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जब तोप से गोला ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो होगा। ये सभी एग्जांपल थे किसके? प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज में कि इसकी वेलोसिटी शुरू में क्षैतिज वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। पहले बात करते हैं x डायरेक्शन में, फिर y डायरेक्शन में बात करेंगे। तो देख रहे हैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। और इसका मान अभी डिफिनेशन में बताया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है, तो u cos थीटा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब बताइए x डायरेक्शन में त्वरण का मान कितना होगा? एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो त्वरण का मान कितना आएगा? सभी को पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। तो x डायरेक्शन में कभी कोई पूछे कि प्रक्षेप गति में x दिशा में त्वरण का मान कितना होगा, तो हमेशा 0। फिर आते हैं y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। और इसका मान एक बार u sin थीटा, फिर यहाँ पर कुछ मान होगा। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे वेलोसिटी u का मान 0 हो गया, या हम इसे uy लिख सकते हैं। uy का मतलब जो y दिशा में है, इसे हम uy लिख रहे हैं, इसे लिख दिया ux, मतलब x दिशा में वे y दिशा में। तो यहाँ पहुंचते ही uy कितना हो गया? 0। लेकिन u cos थीटा तो काम करेगा, u cos थीटा। फिर जैसे नीचे आएंगे स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही है, वेलोसिटी तो u sin थीटा है, लेकिन त्वरण कितना होगा? अब जो कोई चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में आती है तो ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आप सभी को पहले बताया है कि जब कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ गति करती है तो वहां पर ग्रेविटी काम करेगी, गुरुत्वीय त्वरण। और एक चीज बताइए, जब जी कोई बॉडी ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? हमेशा माइनस में होगा। तो इसका त्वरण कितना होगा? -g के बराबर। समझ में आया? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में होगा। वैल्यू किसके इक्वल होगी? ay = -g के। तो याद रहेगा सभी को, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब फार्मूले को डिराइव करेंगे या उन जगह पर इसका बहुत यूज है, तो इसे याद रखे रहिएगा सभी। और एक पॉइंट देखिए, वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई, शुरू में u थी, ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर 0 हो गई। मतलब शुरू में वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जा रही है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी का मान धीरे धीरे बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए इसमें कि वेलोसिटी शुरू में ऊर्ध्वाधर घटक धीरे धीरे कम होगा और फिर लास्ट में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक में uy क्या कर रहा है? डिक्रीज। पहले ऊर्ध्वाधर घटक वेलोसिटी का डिक्रीज कर रहा है और फिर इस भाग में uy का मान इंक्रीज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेग का ऊर्ध्वाधर घटक प्रक्षेपी गति में घटेगा या बढ़ेगा, तो पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। पॉइंट याद रहेगा, नोट कर लीजिए इसे। uy का मान डिक्रीज करेगा, फिर uy का मान इंक्रीज करेगा। ये पहले और फिर बाद में। याद रहेगा सभी को इतने पॉइंट। अब देखिए इसके आगे इसमें क्या बात करेंगे कि जैसे ही अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गए, मैक्सिमम हाइट पर, यही तो है मैक्सिमम हाइट। सपोज कि आप मैक्सिमम हाइट कितनी है? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते ही वेलोसिटी का मान कितना हो जा रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मान कितना है? u cos थीटा। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट पर वेग कितना होगा, एट मैक्सिमम हाइट जिसे लिखते हैं अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग होगा हमेशा u cos थीटा के बराबर होगा। समझ में आया? एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा u cos थीटा के बराबर होगी। याद रहेगा सभी को। और uy का मान तो पहले से पता है 0। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप सभी को
प्रोजेक्टाइल मोशन में पता होना चाहिए। और ये सभी समझिए थ्योरी के क्वेश्चन है, जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप सभी को नोट करिए। फिर बात करेंगे कौन कौन से फार्मूले आप सभी को पता होना चाहिए इसमें, तो नोट करिए इसे सभी के लिए। अब चलिए आगे डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले देखिए इसमें कौन कौन से टर्म आप सभी को पढ़ने हैं। जैसे आपने बॉडी को फेंका यहाँ से, तो बॉडी तो पहले ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से उतने टाइम में नीचे आएगी। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि बॉडी को आपने फेंका, कुछ टाइम में ऊपर जा रही है, कुछ टाइम में नीचे आ रही है, तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे। तो याद रखिएगा, जितने टाइम में कोई बॉडी ऊपर फेंकने पर फिर दोबारा जहां से फेंका गया था उसी कंडीशन में आ जाती है, उसे कहते हैं फ्लाइट टाइम, हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। जितने समय में कोई बॉडी फेंकने पर दोबारा उसी कंडीशन में आ जाती है, वो टाइम क्या होता है, फ्लाइट टाइम। फिर फेंका आपने बॉडी को, बॉडी किसी हाइट पर पहुंचेगी तो इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट, कि कोई बॉडी मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकती है, उसे कहेंगे मैक्सिमम हाइट। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि बॉडी को आपने फेंका, बॉडी फेंकने के बाद कितने डिस्टेंस को कवर करेगी, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेंज। समझ में आया। बॉडी फेंकने के बाद कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी को कहते हैं रेंज, हिंदी में कहते हैं परास। इन सभी के पहले देखते हैं फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल। उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम का मतलब होता है उड़ने का समय, कितने समय तक बॉडी उड़ रही थी, इसी टाइम को। तो पहले देखिए यहां से लिखेंगे, बॉडी ऊपर पहुंच रही है, पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर फार्मूला नोट करके आगे वाले फार्मूले से आपको याद करने रहेंगे। तो इसका डेरिवेशन, अब देखिए बॉडी को फेंका, प्रारंभिक वेग कितना है, u इक्वल टू u cos थीटा। बॉडी यहां पर फेंकने पर अंतिम वेग कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो त्वरण का मान कितना है, -g के बराबर। और आपको टाइम निकालना है कि यहां से यहां पर फेंकने में कितने टाइम में पहुंच जाएगी। तो आप सभी पहला समीकरण जानते हैं, v इक्वल टू u प्लस gt। अब अंतिम वेग कितना है, 0 के बराबर। प्रारंभिक वेग u cos थीटा। अब देखिए ऊपर की तरफ जा रहे थे तो आपको प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ लेना है, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना होगा, u sin थीटा के बराबर। अगर आप क्षैतिज दिशा में जाते तो u cos थीटा लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कितना होगा, u sin थीटा। समझ में आया। u y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर u sin थीटा। ऊपर की तरफ थोड़ा माइनस होगा तो g इंटू टी आ गया। तो t का मान कितना आ जाएगा, u sin थीटा बटे g। अब ये टाइम था यहां से यहां तक ऊपर जाने का, तो इसे लिखते हैं TA, मतलब एसेंट टाइम, पहुंचने का समय। पहुंचने का समय, जो पहुंचने का समय है u sin थीटा बटे g, और जितने टाइम में ऊपर जाएगा फिर उतने टाइम में नीचे आएगा, तो TD का भी मान कितना आएगा, u sin थीटा बटे g। TD का मतलब डिसेंट टाइम, हिंदी में लिखते हैं उतरने का समय। उतरने का समय, ऊपर जाने का समय u sin थीटा बटे g, नीचे आने का समय u sin थीटा बटे g। तो टोटल टाइम कितना आ गया, ऊपर जाने वाले में नीचे वाले को जोड़ दीजिए, 2u sin थीटा बटे g। इसे ही कहते हैं फ्लाइट टाइम। समझ में आया कि अगर कभी पूछा जाए फ्लाइट टाइम कितना होगा, तो याद रखिएगा 2u sin थीटा बटे g। थीटा भी पता है, g भी पता है, आप सभी को सब क्वांटिटी पता होगा। कितने टाइम में कोई बॉडी फेंकने के बाद नीचे आ जाएगी, बहुत आसानी से निकाल लेंगे सभी। तो नोट करिए इसे सभी। ये आ गया आपका फ्लाइट टाइम। कोई पूछे सिर्फ ऊपर जाने का समय u sin थीटा बटे g, नीचे आने का समय u sin थीटा बटे g, याद रहेगा सभी को। अब दूसरी चीज आती है इसमें कि कितनी हाइट कवर करेगा, हाइट की बात आ रही है। तो चलिए नोट करते हैं कि हाइट कितनी कवर करेगा। इसे लिखते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट या अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई
कोई आपसे पूछ ले मैक्सिमम हाइट कितना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो आप फार्मूला याद रखे रहिए, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में एयरफोर्स नेवी एनडीए में कभी भी डेरिवेशन नहीं आता। तरीका यही था डेरिवेशन करने का, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला कितना होता है। तो याद रखे रहिए, हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, जहां पे u क्या है, किस वेग से हमने फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी, जी तो पता है, थीटा भी क्या है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप के कोण, कितने कोण पर हमने फेंका हुआ है, ये तो आ गई हाइट। लेकिन कोई पूछेगा कि कितने एंगल पर हम फेंक दें कि बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाए, वो एंगल कितना होना चाहिए ताकि कोई बॉडी सबसे मैक्सिमम हाइट पर जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट, इसे लिखते हैं अधिकतम ऊंचाई के लिए। देखिए यहां पर u2g तो कांस्टेंट रहेगा, थीटा को बदल सकते हैं, तो थीटा का कितना मान रखें कि साइन का मान मैक्सिमम है। तो सभी को पता है थीटा तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हाइट क्या आएगी, मैक्सिमम, और कितनी आएगी, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, u स्क्वायर साइन 90 का मान 1/2g, ये आ गई h मैक्सिमम। कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, स्क्वायर बाय 2g, कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पे। तो याद रहेगा सभी को कि फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट। अब तीसरा आता है कि बॉडी को हमने फेंक दिया, फेंकने के बाद कितने समय में या फेंकने के बाद कितनी दूरी तय करेगा, हॉरिजॉन्टल में कितनी दूरी, उसी को तो रेंज कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट नोट करिए सभी, रेंज। थर्ड पॉइंट है आपका रेंज, हिंदी में कहते हैं परास। परास निकाल कर बताइए कि रेंज का मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए सभी यहाँ पर जो रेंज की वैल्यू आती है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज आ गया। अब कोई पूछे कि रेंज मैक्सिमम कितना होगा, कितने कोण पर रेंज का मान मैक्सिमम, कि बॉडी को फेंकी कितने दूरी पर, कि किस एंगल पर रेंज का मान मैक्सिमम है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, अधिकतम रेंज के लिए साइन का मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो साइन 2 थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम 1 कब आता है, जब साइन का मान 90 डिग्री होता है। तो देख रहे हैं 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा का मान 45 डिग्री। इसका मतलब रेंज का मान जब 40 थीटा का मान 45 डिग्री हो तो रेंज का मान क्या आएगा, मैक्सिमम। कितना आएगा मान, r मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर बाई g की इक्वल, ये फार्मूला है आपका। तो इतने फार्मूले आप सभी को पता होना चाहिए, तब जाके आप प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी एक क्वेश्चन नोट करिए। आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड हैं जो फार्मूले अभी हमने पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक वस्तु 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, पथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। इंग्लिश में ए बॉडी इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विच काइनेटिक एनर्जी इज, एंड पूछा फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो पहले डायग्राम बनाइए सभी, बॉडी को ऐसे फेंका है, कितने पे, 30 डिग्री पर, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर E है, मैक्सिमम हाइट पर आपसे काइनेटिक एनर्जी का मान पूछा हुआ है, यही आपसे क्वेश्चन में कहा है। अब देखिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। नीचे तो यहीं पर होगा, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी भी है। और आप सभी को एक चीज बताई थी हमने कि जैसे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वो cos थीटा यही होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर, मैक्सिमम हाइट पर होगा हाफ m u, u के प्लेस पे कितना आएगा, u cos थीटा का स्क्वायर, यही तो आएगा हाफ m, यही आएगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी को cos थीटा स्क्वायर करेंगे, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 इंटू हाफ m स्क्वायर।
यही तो आएगा। और 3/4 हाफ mu स्क्वायर किसके बराबर है? हाफ mu स्क्वायर e के बराबर है, तो लिख सकते हैं 3/4 e। तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 3/4 e। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते एग्जाम में? वही जो फार्मूले आपको नोट करके दिखाए थे, बस वही याद कर लीजिए, सब के सब क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं, तो नोट करिए इसे। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी अधिकतम 80 मीटर तक पत्थर फेंक सकता है, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? दिया है ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन मैक्सिमम एट 80 मीटर रेंज, फाइंड मैक्सिमम हाइट। मतलब कोई आदमी है, पत्थर को कहां तक फेंक सकता है? 80 मीटर तक। अधिकतम दूरी का मतलब रेंज आपको दिया हुआ है, रेंज का मान कितना? 80 मीटर। पूछा है एच मैक्स का मान कितना होगा, अधिकतम ऊंचाई का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, वही फार्मूला, रेंज मैक्सिमम कितना होता है? यू स्क्वायर बटे जी, 80 मीटर के बराबर है, यही है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, यू स्क्वायर बाई 2g, यही होता है। कॉपी में देखिए पीछे यही दिखाया था कि मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बटे 2g। अब देखिए यू स्क्वायर बटे जी का मान तो 80 है, इसमें 2 से डिवाइड, तो भाग करिए 40 मीटर। समझ में आ गया कि मैक्सिमम हाइट का मान यहाँ पर कितना आएगा? 40 मीटर। और इसे आप याद कर सकते हैं कि जब रेंज का मान मैक्सिमम होगा तो हाइट हमेशा रेंज की आधी होगी। एच मैक्सिमम का मान आर मैक्सिमम बाई 2 के बराबर होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। थीटा 45 डिग्री है तभी तो रेंज का मान मैक्सिमम है, तो पॉइंट याद कर लीजिए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए एच मैक्स का मान आर मैक्स बाई 2 के बराबर होगा। तो दोस्तों इतने पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को इसके आगे बताएंगे कि इसमें और कौन कौन से पॉइंट हैं और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में डिस्कस करनी है। तब तक दोस्तों चैनल को आप सभी लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जो भी एयरफोर्स नेवी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ शेयर करिए। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।